हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू अन अकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर फॉर क्लैट पीजी 2024। क्लैट पीजी का जो एग्जाम है ये कंसोर्टियम के थ्रू कंडक्ट होता है फॉर एडमिशन इन द वेरियस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज दैट इज एनएलयूज, जिसमें आप 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स यानी कि एलएलएम के कोर्स को परस्यू कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जिसमें सिर्फ टॉप 500 कैंडिडेट्स के ही जो सपने हैं वो साकार हो पाते हैं। If you want to be in these 5% students, तो आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल क्लैट पीजी से जुड़ जाना है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लैट पीजी 2024 से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी अपडेट्स, सभी क्लासेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहेगी। क्लैट पीजी क्लियर करना बहुत टफ टास्क नहीं है अगर आपकी प्लानिंग सही हो। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पे फोकस करके आप इस ईयर डेफिनेटली अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज है करेक्ट स्ट्रैटेजी और करेक्ट प्लानिंग बनाना। किसी भी चीज को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो करेक्ट रोड मैप है, जो प्लानिंग है, वो बनाना जरूरी है। उसी के बेसिस पर हमें अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी चाहिए, वरना हमारी जो प्रिपरेशन है वो दिशाहीन हो जाती है। हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस तरफ जाना है, कौन से रास्ते को फॉलो करना है। तो इसलिए जरूरी है कि जब आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है तो उसके लिए जो रोड मैप है, जो रास्ता है, वो भी आप बना लो। तो ये इजी होगा कि अगर आपको रास्ता पहले से पता है तो आप सिंपल उस रास्ते पे चल के अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है करेक्ट प्लानिंग, यानी कि रोड मैप जो है, स्ट्रैटेजीज जो है वो बिल्कुल सही बनानी है। सही स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, तभी हम उन टॉप 5% स्टूडेंट्स की लिस्ट में आते हैं। तो क्लैट पीजी का जो एग्जाम है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इसमें हमें किन चीजों पर फोकस करना है। क्लैट का जो एग्जाम है वो आपके बेसिक लीगल रट्टा मार नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं होता है। क्लैट पीजी एग्जाम होता है आपके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसे चेक करता है। ये आपके लीगल थिंकिंग एबिलिटी को चेक करता है। ये चेक करता है कि आप जो क्रिटिकल लीगल डिसिप्लिन है, जो लॉ स्कूल में आपने पढ़ा है, आप उससे कितने वेल वर्स्ड हैं, कितने वैरायटीज ऑफ लॉस की आपको नॉलेज है, आप लीगल इंट्रिकेसीज को कितने अच्छे से समझते हो, और जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल डिसिप्लिन है उनके बारे में आपको कितनी डीप नॉलेज है, और आप अपनी उस लीगल नॉलेज को किस तरह से अप्लाई करते हो। क्योंकि क्लैट पीजी का एग्जाम, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, है ना, इसमें जजमेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम के पैटर्न के थ्रू क्लैट ये चेक करना चाहता है कि आपके पास ये एबिलिटी है, लीगल थिंकिंग एबिलिटी है, कि आप लीगल तरीके से, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से किसी चीज को समझ सकते हो। आपकी जो लीगल प्रेजेंस ऑफ माइंड है, नॉट ओनली प्रेजेंस ऑफ माइंड, यहाँ पर लीगल प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात हो रही है कि किसी एक चीज को देख करके तुरंत आपका उसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आप बता सको, है ना। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आप में होनी चाहिए और यही ये क्लैट एग्जाम चेक करता है। तो एग्जाम की पैटर्न की अगर हम पहले बात करें तो इसमें 120 मार्क्स का एग्जाम होता है और आपके पास टाइम होता है 2 आवर्स का, यानी कि 120 मिनट्स का आपका जो पेपर है वो होता है। ठीक है, इसमें 120 क्वेश्चंस आपके होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी कि 120 मार्क्स का आपका पेपर हुआ। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की, यानी कि 1/4 मार्क्स जो आपके हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो। यानी कि अगर आपने 4 आंसर्स अगर गलत दिए हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो फोकस ये करना है कि अपने मेहनत से जो आपने आंसर सही दिए हैं वो मार्क्स आपके डिडक्ट ना हो। और ये 120 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी आप अगर ऐसे डिवाइड कर लो कि 1 क्वेश्चन में आपको देना है 1 मिनट। अगर आप 1 क्वेश्चन में 1 मिनट दोगे तो 120 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड नहीं आते हैं। स्टूडेंट्स का ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो किल होता है पैसेजेस को रीड करने में, क्योंकि इसमें पैसेज भी है ना। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, थोड़ा सा सोचोगे, लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे और आंसर दे दोगे। यहाँ पर पैसेजेस के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका सारा टाइम अगर पैसेज रीड करने में चला जाएगा या फिर ज्यादा टाइम आपका पैसेज रीड करने में जाएगा तो आप इन एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करोगे। तो इन्हीं सब चीजों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा कि हमें कैसे इन सब चीजों को, इन सब प्रॉब्लम्स को, हमें इन सब हर्डल्स को क्रॉस करना है। तो सबसे पहला जो टिप है इस एग्जाम को क्लियर करने का वो है नो योर सिलेबस।
ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने पहले बताया कि हम रोड मैप की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि भैया हमें पढ़ना क्या है। अगर हमें अपना सिलेबस ही नहीं पता होगा, हम कहीं से कुछ भी उठाकर पढ़ ले, तो क्या वो हमें क्लैट पीजी एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा? बिल्कुल नहीं। तो जरूरी ये है कि हमें अपना सिलेबस जानना है कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या पढ़ना है, किन चीजों पर, किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, किन पर हमें अपनी पकड़ जो है वो मजबूत बनानी है। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को जानते हैं। सिलेबस आपको क्लैट के कंसोर्टियम के वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं उनके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो सब्जेक्ट्स है वो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। इसमें कुछ न्यू लॉज जो है वो ऐड हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कोर सिलेबस की बात हम कर रहे हैं कि बेसिक्स इन सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चंस क्लैट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है। देन देर आर अदर एरियाज ऑफ लॉ, जैसे कि है जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में आपका सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस तीनों ही कवर करता है। देन देयर इज प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी, टैक्स लॉज, environmental law, labor and industry law. So this is the basic syllabus for CLAT PG 2024. अब अपने सिलेबस को जान लो, समझ लो, इसी के बेसिस पर आप अपने आगे की प्लानिंग जो है वो बना सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज दैट यू नीड टू एनालाइज द PYQ, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है CLAT PG का वो चेंज हो गया। बट इट्स नॉट दैट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें एनालाइज करना जरूरी है ताकि आपको थोड़ा सा पैटर्न का आइडिया हो जाए, आपको थीम्स पता चल जाए कि किस तरह से, किस आइडिया के बेसिस पर क्लैट पीजी के क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट होते हैं। साथ ही आपको हर टॉपिक का वेटेज पता चल जाता है। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट पर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हम जो हमने सिलेबस देखा ना, ऐसा तो नहीं है कि इक्वली डिवाइडेड है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब पर है, सब में से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो कभी किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कभी कोई टॉपिक क्लास में स्किप भी किया जा सकता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करोगे, एक बार एनालाइज करोगे, देखोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट्स पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, कौन से जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो मेजर लॉज हैं और कौन से हमारे लॉज जो है वो माइनर लॉज है। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट्स पर हमें ज्यादा फोकस करना है और माइनर पर भी फोकस करना है, बट थोड़ा सा कम, यानी उतने डिटेलिंग में हम माइनर सब्जेक्ट्स पर नहीं जाएंगे। हम माइनर जो भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनके जजमेंट्स पर, रीसेंट जजमेंट्स पर ही हम अपनी जो पढ़ाई है वो स्ट्रिक्ट रखेंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लानिंग करनी है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना जरूरी है, सो दैट वी नो द पैटर्न, वी नो द वेटेज, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की जो प्लानिंग है वो बना सकते हैं। हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उसके बेसिस पर ये एनालाइज किया है कि इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं तो हमने ये पाया कि कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अमेंडमेंट से रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर पैसेज की हम बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो 6 to 7 पैसेजेस जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड होते हैं। 4 to 5 पैसेजेस जो हैं वो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड पैसेज होते हैं। जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड भी कुछ पैसेज पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल लॉ से भी रिलेटेड कुछ पैसेज होते हैं। 1 से 2 पैसेज जो है वो एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड होते हैं। देन वी हैव टॉर्ट, कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, लेबर लॉज, आईपीआर, इन सबको मिला करके 1 से 2 पैसेज जो है वो इस पार्ट से पूछे जाते हैं। और जो दूसरे माइनर लेजिस्लेशन है जैसे कि जेजे एक्ट, पॉस्को एक्ट, इन सब से अप्रोक्सीमेटली 0 या फिर 1 से 2 पैसेज जो है वो इनसे रिलेटेड आते हैं। क्योंकि 120 क्वेश्चन की बात हम जहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि या तो आपको 12 पैसेजेस दिए जाएंगे जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक पैसेज से, या फिर आपको 20 पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि एक पैसेज से, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का पैसेज आता है तो उसमें से सारे क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ कॉन्स्टी से ही रिलेटेड हो। इट्स नॉट सफिशिएंट, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपल्सरी। एक
पैसेज से आपको 2 सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का हो और कुछ आपको एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड इसमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से मिक्स्ड पैटर्न पर पूछे जाते हैं। लेकिन बेसिक पैसेज की अगर हम बात करें तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर इन पैसेजेस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ और जो हमारा बिजनेस लॉ है उस पर ज्यादा फोकस करने की बात हम समझ सकते हैं कि इस पर हमें ज्यादा फोकस करना है कि उसमें से 6 पैसेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हैं, 4-5 पैसेजेस जो है वो क्रिमिनल लॉ के होते हैं और सिमिलरली 4-5 पैसेजेस जो है वो आपके बिजनेस लॉ या फिर जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो है 4-5 पैसेजेस पूछे जाते हैं। हम आपकी इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ना कि हम क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हैं, बट आपके लिए एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ला रहा है अनअकैडमी, जो कि सेशंस आपके क्लासेस जो है वो 15 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप क्लैट पीजी 2024 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप आज ही इस अचीवर्स बैच को अनअकैडमी ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द टिप्स, सेकंड इंपॉर्टेंट टिप इज कि हमें अपने बेसिक्स को चेक करना है। जो हमने सिलेबस देखा, जो हमारा सिलेबस है उसके बेसिक कंसेप्ट, बेसिक लॉज आपको पता है कि नहीं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट टिप इज कि आप बेसिक्स पर थोड़ा सा ध्यान दो, बेसिक कंसेप्ट इन लॉज के समझ लो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले ये चीजें जानना जरूरी है कि आपकी पोटेंशियल कितनी है ना, आपकी पावर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो अगर आप पहले ही स्टेज पर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिफरेंशिएट कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, तो आगे आपके लिए प्लान, रोड मैप बनाना जो है वो इजी हो जाता है। सो सेकंड टिप इज दैट कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें। कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ अच्छी है उनकी एक लिस्ट बनाएं और किन सब्जेक्ट्स पर आपकी जो पकड़ है वो थोड़ी सी वीक है, या किन सब्जेक्ट्स में आपकी जो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है या फिर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, वॉट एवर मैटर, जिनमें आपकी जो स्ट्रेंथ है, नॉलेज है वो कम है, उनकी एक अलग लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद उनको कंपेयर करें कि वीक सेक्शन में से कौन से सब्जेक्ट पर आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है और कौन से सब्जेक्ट को वीक है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। जैसे जेजे एक्ट हो गया, अगर कुछ माइनर लॉज है जिसमें जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगते और आप उन्हें स्किप करना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट लो आपका वीक है तो आप उसे नहीं छोड़ सकते, उसे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हम सब्जेक्ट्स को, आप सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पर। जो टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ है, जिसपे आपको अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज, जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, उस पर फोकस करना है। प्लस जो इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपके वीकर सेक्शन में आ रहे हैं तो उन पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट हम आते हैं, इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको केस लॉस पर फोकस करना है। तभी केस लॉस पर नहीं, इंपॉर्टेंट केस लॉस पर फोकस करना है। जितने भी रिसेंट के जजमेंट्स हैं उन्हें नहीं छोड़ना है, रिसेंट के लैंड और जो लैंडमार्क जजमेंट्स है उन्हें नहीं छोड़ना है। आइडेंटिफाई करिए रेलेवेंट जजमेंट को। वैसे अब अगर वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको दुनिया भर के जजमेंट्स मिल जाएंगे, तो क्या आपको वो सारे 100-200 जजमेंट्स पढ़ने हैं और आप पढ़ पाओगे, आप उतना याद रख पाओगे? यू हैव द कैपेसिटी? नहीं, मतलब जनरली नहीं होता है, वो माइंड में खिचड़ी बन जाएगी। तो जरूरी ये है कि आप उसमें से छांटो, है ना, उसको आइडेंटिफाई करो कि आपके एग्जाम पर्पज से कौन कौन से जजमेंट जो है वो रिलेवेंट है, आपको उनमें से छांट के साइड करना है कि आपको उसमें से पढ़ना क्या है। तो आप रिलेवेंट जजमेंट को साइड करें और सिर्फ उन पर ही अपनी स्टडी जो है वो सीमित रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी लैंडमार्क जजमेंट पूछे गए हैं उन्हें भी एक बार गो थ्रू करना है। केस लॉज जो है वो इस पूरे एग्जाम का की है ना, क्योंकि जो पैसेज है वो केस लॉज के जजमेंट जो है उनके बेसिस पर ही होते हैं। तो सारा कुछ जो है, जो जिस्ट है वो केस लॉज में ही पड़ा हुआ है। नॉलेज, लीगल नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, वो सब तो ठीक है, लेकिन उन सब का कोर निचोड़ कहाँ आता है? वो आता है केस लॉज में। रिसेंट के केस लॉज, रिसेंट के जजमेंट्स पर हमें फोकस करना है और जो भी लैंडमार्क जजमेंट है उन पर फोकस करना है। रिलेवेंट जजमेंट्स ही पढ़ने हैं, अननेसेसरी के जजमेंट्स पर अपनी जो एनर्जी है, अपना जो टाइम है वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। रिलेवेंट जजमेंट पर फोकस करना है और प्रीवियस ईयर के जो भी जजमेंट्स हैं उन्हें एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना है। नेक्स्ट हम आते हैं कि कैसे हम इन केस लॉज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम इन केस लॉज को प्रिपेयर करें।
तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको अंडर ग्रेजुएशन में ही पढ़ा दी जाती है कि सबसे पहले तो जजमेंट्स को रीड करें, उसके बाद नोट डाउन करें कि इसमें इश्यूज क्या है ना, उस केस लॉस के जो भी इश्यूज हैं, जो फैक्ट्स हैं, किस फैक्ट पर और किन इश्यूज के बेसिस पर ये केस जो है वो बना है, केस लॉ की सिनॉप्सिस बनाए, ये कौन कौन से लेजिस्लेशन से कनेक्ट करता है, यानी कि ये जो केस लॉ आप पढ़ रहे हो इसमें कौन से आर्टिकल्स, कौन से सेक्शंस, कौन से लॉज, कौन से लेजिस्लेशन के कौन से आर्टिकल और कौन से सेक्शन से रिलेटेड इश्यूज जो है वो इस केस लॉ में, इस जजमेंट, किसी जजमेंट में उठाए गए हैं। तो इस तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हो, सिनॉप्सिस बना सकते हो हर केस लॉ का, जिसमें आप पहले इश्यूज लिखो, ठीक है, उसके बाद उसके जो लेजिस्लेशन है उन्हें नोट डाउन करिए, थर्ड में आप उनके आर्टिकल और सेक्शंस को बताइए, ये कौन कौन से आर्टिकल्स कौन कौन से सेक्शंस को रिलेट करता है। जैसे सपोज एक केस लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करता है और कॉन्ट्रैक्ट लॉ से भी रिलेट करता है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें नोट डाउन करो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड इश्यूज है और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कौन कौन से सेक्शन से ये केसेस रिलेट करता है। उसके बाद फाइनल में जो कंक्लूजन होता है, जो जजमेंट है, आप उसे ओन वर्ड्स में नोट डाउन करो, जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आती है, अपनी इजी लैंग्वेज में, जो भी कोर वर्ड्स हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उन्हें आप सिनॉप्सिस के तौर पे, कंक्लूजन के तौर पे आप नोट डाउन करके लिख सकते हो। इस तरह से एक सेपरेट डायरी आप बना सकते हो इंपॉर्टेंट केस लॉस की, जिसमें आप इस तरह से पॉइंट आउट करके हेडिंग बाय हेडिंग सभी केस लॉस की समरी जो है वो आप बना सकते हो। ये केस लॉ की समरी आपको लास्ट मोमेंट पे, रिवीजन के टाइम पे ये आपका एसेट हो जाता है और ये इट्स लाइक मतलब पैनेशिया है, ये लास्ट मोमेंट पे ये आपको मतलब संजीवनी बूटी के जैसा काम करता है। तो इस तरह से आप टाइम अभी से इस चीज को प्रिपेयर करना शुरू कर दो, बनाना शुरू कर दो, तो लास्ट तक होते होते ये आपका एक कंप्लीट डायरी, केस लॉ की कंप्लीट डायरी बन जाएगी, जो सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आपके फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये एक डायमंड के जैसा काम करेगा, ठीक है। तो ये केस लॉस को क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से केस लॉस को पढ़ना है ये भी हमने आपको समझा दिया। अब आते हैं बोनस टिप्स पर, कि ये तो हमने देख लिया कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए, तभी हम रोड मैप बना पाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस लॉस पर ध्यान देना है, ये सब तो ठीक है, बट इसके अलावा कुछ ऐसे माइनर ट्रिक्स टिप्स हैं जिन पर फोकस करके, जिनको फॉलो करके आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। स्टे अपडेटेड विद द करेंट लीगल अफेयर्स, है ना। ये क्लैट एग्जाम होता ही इसलिए है, ये आपके लीगल एबिलिटी को चेक करता है। क्लैट ये चेक करना चाहता है कि आप लीगली अपडेटेड है कि नहीं, लीगली अवेयर है या नहीं, इसीलिए इसमें अपडेटेड जजमेंट के बेसिस पर ही पैसे ज्यादा करके पूछे जाते हैं। तो स्टे अपडेटेड, जितने भी करंट लीगल अफेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि रिसेंटली सेडिशन लॉज जो है वो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, डिफामेशन एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, देन आईटी एक्ट को रिप्लेस होने की बात हो रही है, रिप्लेस करने की बात हो रही है, इसके लिए न्यू एक्ट आ रहा है क्योंकि साइबर क्राइम डेवलप हो रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो ये सब जो है वो हॉट टॉपिक्स है। तो आप इन टॉपिक्स पर इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें कलेक्ट कर सकते हो, गैदर कर सकते हो, उनसे आप अपडेटेड रह सकते हो। नेक्स्ट इज स्पीड अप योर रीडिंग स्किल, ये तो भाई इस बिल्कुल जरूरी है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन रीड करने में ज्यादा टाइम लगा दोगे तो आप आगे आंसर्स कैसे कर पाओगे। तो अपनी रीडिंग स्किल को स्पीड अप करना है, उसको प्रैक्टिस करिए, बार बार आप टाइमर सेट करके उसके बाद पैसेजेस को रीड करना स्टार्ट करिए, फिर आप टाइमर स्टॉप करके आप देखो कि आपको कितना टाइम लगा उस पैसेज को रीड करके समझने में। सिर्फ रीड करना, डर करके रीड करना तो है नहीं, हमें पैसेज समझना है, जब भी तो हम उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें आंसर कर पाएंगे। सो टाइमर सेट करके आप पैसेज को रीड करना शुरू करें प्रैक्टिस के लिए, सो दैट आपको पता चले कि आप कितने टाइम पर किसी पैसेज को रीड कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना। किसी भी पैसेज को, मैं अभी सिर्फ क्लैट के लीगल जजमेंट्स की बात नहीं कर रही, अब जजमेंट, किसी भी जजमेंट को उठा लो, किसी भी केस लॉ के, उनके जजमेंट को रीड आउट करो एक एक पैरा, और आप देखो टाइमर सेट करके कि आपको कितना टाइम लगता है उसे रीड करने में, उसे समझने में, ठीक है। तो इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही इस एग्जाम का जो है वो कोर की है। स्टूडेंट्स इसीलिए पॉइंट पर अटक जाते हैं कि उनकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो क्लियर नहीं हो पाती, वो टाइम पर अपना क्वेश्चन पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाते। सेकंड पॉइंट तो नेगेटिव मार्किंग की है ही, ठीक है। तो ये दो ही चीजें हैं जो स्टूडेंट को, टॉप 5% स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जो है वो टॉप 5% की कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं, जो जिनकी पकड़ इन दो चीजों पर होगी, स्पीड पर और एक्यूरेसी पे, तो उन्हें तो भैया टॉप रैंकिंग लाने से कोई नहीं रोक सकता।
तो बस आपको इन्हीं 2 चीजों पर फोकस करना है कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा से ज्यादा आपको बचना है नेगेटिव मार्किंग से। सेकेंडली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, समझना है एटलीस्ट, क्योंकि ये तभी होगा जब आपकी रीडिंग स्किल जो है वो स्पीडी वे में रहेगी। आप जल्दी से पैसेजेस को रीड करोगे, उसके बाद आपके पास टाइम होगा कि आप पैसेजेस से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से समझो, एनालाइज कर लो, अपनी लीगल थिंकिंग अप्लाई करके उनका आंसर्स दो। ओके ना, नोट्स नोट डाउन करना, ये तो जैसे मैंने बताया जजमेंट वाला वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, भले ही आपको रिसोर्सेज इंटरनेट पे, क्योंकि अभी तो खैर वेबसाइट का टाइम है, साइबर जो है वो आईटी जो है वो काफी डेवलप हो रही है, तो आपको बहुत जगह बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन ये मटेरियल्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए सभी मटेरियल्स पर फोकस नहीं करना है, आपको नोट डाउन करना है जो आपके सिलेबस आपके स्टडी पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आप उनकी एक लिस्ट, एक नोटबुक अलग से बनाओ जिसमें आप सभी चीजें नोट डाउन करो, और रिवीजन के लिए यही नोटबुक आपके काम आने वाली है। नेक्स्ट टिप इज रिवीजन। जैसे हमने पहले भी और कई बार मैंने हर बार आपको बताया है कि सिर्फ पढ़ना तैयारी करना जरूरी नहीं है, ये आपका तब तक इनकम्प्लीट रिजल्ट देगा जब तक आपकी इसकी रिवीजन कंप्लीट नहीं हो सकती। आपने सारी चीजें, रोज आप नई नई चीजें पढ़ रहे हो, नई नई चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने पुरानी चीजों को रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा, आप सारी चीजें भूल जाओगे, आपकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो आपकी अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं कराना है, रिवाइज टाइम टू टाइम करना है, वीकली बेसिस पर आपने जो भी नई चीजें पढ़ी है वो आप एक दिन फिक्स कर दो कि मैं इस डे पे सारी चीजें वीकली बेसिस पर, जैसे आपने संडे फिक्स कर दिया कि संडे मैं पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले जो भी पुरानी चीजें आपने पढ़ी है उन्हें आप रिवाइज करोगे। ठीक है, इस तरह से आप रिवीजन का जो भी शेड्यूल है वो प्लानिंग, अपने स्टडी जो टाइम टेबल है उसमें आप रिवीजन का एक सेपरेट टाइम टेबल उसमें मेंशन करो कि वीकली हमें इतना टाइम जो है वो रिवीजन पर देना है। नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंट टिप पर, जो है हमारा मॉक टेस्ट। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई है, आपका रिवीजन हो गया, तब आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना। जितना ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे रिवीजन और स्टडी प्रिपरेशन के बाद, ये उतना ही ज्यादा इंप्रूव करता है आपके एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को। आप फुल्ली अवेयर रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जैसे जितनी ज्यादा आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर करोगे ना, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी जो स्पीड है क्योंकि वो बढ़ रही है, फिर आपको क्वेश्चन पैटर्न से आप बहुत फेमिलियर हो जाते हो जैसे ही आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करते हो। तो क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको ऐसा नहीं लगता बिल्कुल अचानक से कि यार ये मतलब किस तरह से क्वेश्चन आ गए, इसको कैसे करूं क्या नहीं करूं, वो चीज नहीं होती, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो वो मॉक टेस्ट उन्हीं पैटर्न के बेसिस पर होता है, तो आप मॉक टेस्ट देते देते आप फेमिलियर हो जाते हो उस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न से, बिल्कुल रिलेशन बन जाता है, घर वाली बात हो जाती है। तो जब वो आपके एग्जाम में आएगा उस तरह के क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड या नया नहीं लगेगा, आप बिल्कुल काम माइंड से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जो है वो अपियर कर पाओगे। अगर आपको 50 से 60% मार्क्स सिक्योर करने हैं तो सबसे पहले तो आप इन बेसिक लॉज को पढ़ लो, डिटेल में पढ़ लो, आपके 60% मार्क्स तो सिक्योर है। उसके बाद जो माइनर लॉज है आप उन पर ध्यान दे सकते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड आईपीआर, ये हमारा कोर सब्जेक्ट है। ओके, ये कोर सब्जेक्ट है। अगर आप इन्हें डिटेल में केस लॉज के साथ, इनके आर्टिकल सेक्शंस के साथ पढ़ लेते हो तो आपके 60% मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, लिटरली कहीं नहीं जा रहे। आप समझ लो कि आपके 60% मार्क्स पक्के हैं। सबके बेयर एक्ट्स को जूस बनाकर पी लेना है, जितने भी इनके बेयर एक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्रिमिनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, आईपीआर के जो भी हैं, उनके बेयर एक्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि हर आर्टिकल हर सेक्शन को हमें देखना जरूरी है, किसी भी चीज को हम स्किप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं। इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं उनको भी हमें अच्छे से पढ़ना, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जो भी लेजिस्लेशन से इनसे रिलेटेड जितने भी न्यू अमेंडमेंट्स हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ लेना है। इस तरह से अगर आप इन सब्जेक्ट्स पर भी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बना लेते हो तो आपके 60% मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें तो ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपको करनी है। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, टाइम मैनेजमेंट हमें सिर्फ अभी नहीं करना है कि अभी हम इस तरह से रोड मैप जो है वो प्लान बना लें कि इस सब्जेक्ट पर हमें इतना टाइम देना है, ये तो ठीक है, बट इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट करते टाइम भी आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। ठीक है, तो दोनों ही टाइम, बिफोर पेपर यानी कि अभी,
आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, और इन द हॉल ना, इन द एग्जाम हॉल आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, उस पर भी आपको फोकस करना है। तो बिफोर एग्जाम की अगर हम बात करें तो अभी आपको क्या करना है कि एक मॉक टेस्ट तो आपको वीकली देना है, ठीक है। जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो मॉक टेस्ट जो है उसको वीकली देना है, रिवीजन पर ध्यान देना है वीकली। इस तरह से आप अपना जो स्टडी टाइम टेबल रूटीन है उसे सेट कर सकते हो, और सब्जेक्ट वाइज अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज आप टाइम जो है वो सेट कर सकते हो कि किन सब्जेक्ट्स पर आपको ज्यादा टाइम देना है, और जो आपका वीकर सेक्शन है उन पर थोड़ा सा उन पर ज्यादा टाइम देना है, और जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उस पर कम टाइम देना है, अमेंडमेंट्स पर कितना टाइम देना है, केस लॉस पर कितना टाइम देना है। इस तरह से अपना टाइम जो है वो डिवाइड कर सकते हो, और अपनी रूटीन को बिल्कुल ऐसे रखना है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जैसा आपको सूट करता है। कुछ लोगों को सुबह पढ़ना सूट करता है, किसी को रात में पढ़ाई अच्छी होती है, किसी को दिन में पढ़ाई अच्छी होती है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो सुटेबल होता है, जो आपको सूट करता है, आप उस टाइम पर पढ़ सकते हो। बट द थिंग इज दैट कि आपका जो टाइम ब्रेकअप है कि कौन से केस लॉस पर कितना टाइम देना है, रिवीजन पर कितना टाइम देना है, तो इस तरह से जो आपका टाइम ब्रेकअप है वो टाइम ब्रेकअप आपका डेली और वीकली बेसिस पर 100% जो है वो कवर होना चाहिए। अगर सपोज आपका जो रूटीन है वो आप किसी दिन फॉलो नहीं कर पाते हो, तो ट्राई करें कि नेक्स्ट डे डबल करके आप एक वीक का टाइम ले लो कि वीकली जो है जो आपका टारगेट है, तो अगर एक दिन का टारगेट नहीं कंप्लीट होता है तो भी आप पूरे वीक में उस टारगेट को कंप्लीट कर पाओ। तो अगर आप, क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि आपका हर वीक और हर मंथ डिले होता जाएगा, तो आप टाइम पर सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अगर किसी दिन किसी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आप अपना वीकली टारगेट रख सकते हो, ठीक है। उस वीक में आपने जो जो कंप्लीट करने का सोचा है वो आप एट द एंड ऑफ द वीक उसे कंप्लीट कर लो, नो मैटर आप किसी दिन ज्यादा पढ़ते हो किसी दिन कम पढ़ते हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लैट पीजी के एग्जाम में। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी, जैसे कि हमने बताया कि पैसेजेस को टाइम पर रीड करना है, और विद इन द टाइम फ्रेम आप 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं, इस चीज पर फोकस करना है। टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की, वीक टॉपिक्स की। इस तरह से आप लिस्ट बना करके जैसे जैसे आप टॉपिक्स को कवर करते हो उन पर टिक मार्क लगाते जाइए। तो ये लिस्ट बनाने से क्या होगा, आपको आइडिया लगता जाएगा, आप अवेयर रहोगे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस स्पीड में किस तरह से चल रही है, कितनी हो गई है, कितनी बची है। तो ये आप खुद अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। सेट योर गोल हाई, अपनी टारगेट सेट करिए, और हमें ये प्रैक्टिस करना है कि 4 मंथ्स के अंदर आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो जानी चाहिए। क्रैक पीजी एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, तो आप ऐसे सोच लो कि आपको सितंबर तक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है। अक्टूबर तक प्रोबेबली, सितंबर तक नहीं, सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। लास्ट का जो मंथ रहेगा, दैट इज जो नवंबर का मंथ है, उसे हम रखेंगे ओनली फॉर द रिवीजन पार्ट, क्योंकि हमने पहले बताया कि सिर्फ रिवीजन के लिए, वैसे तो रिवीजन हमारा मंथली वीकली चल ही रहा है, लेकिन फाइनल रिवीजन सिर्फ एक मंथ हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस पर देंगे, और सारा सिलेबस हमें सितंबर से अक्टूबर के बीच में कंप्लीट कर लेना है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने टिप्स और ट्रिक्स में क्या क्या समझा। सबसे पहले नो योर सिलेबस, आपको अपने सिलेबस से वेल अवेयर रहना है, कौन कौन सा टॉपिक्स कौन कौन से सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स हमारा कोर टॉपिक्स है, किसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल, दोनों ही टाइम पर आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट सही होनी चाहिए। अपने टारगेट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है। एनएलयू बेंगलोर, हम तो सबसे पहले मतलब आपको नीचे तो सोचना ही नहीं है, एनएलयू बेंगलोर का टारगेट रखना है, और टॉप 5 स्टूडेंट का टारगेट रखना है कि भैया रैंकिंग में आनी है, पहले ही लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए, दूसरे लिस्ट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टारगेट हमेशा अपना हाई रखना है। नेक्स्ट, रिवीजन पर फोकस करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हम टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाएंगे, अपने नॉलेज को पॉलिश करते जाएंगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। एंड में हमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर पाए टाइम टू टाइम। So, how we can help you in the CLAT PG exam? You can join this Achievers Batch on Unacademy. ये बैच जो है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने में। मैं प्रियंका सिंह, आई विल बी टीचिंग द बिजनेस लॉ पार्ट।
क्लैट पीजी के प्लस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, जहां पर डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है और आपको हर क्लास का पीडीएफ डेली बेसिस पर अवेलेबल हो जाएगा। नोट्स आपको हर टाइम टू टाइम हर क्लास का अवेलेबल हो जाएगा। वैसे तो क्लैट पीजी के कोर्स के लिए आप देयर आर मेनी ऑप्शंस और अपने नीड के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्लान को चूज कर सकते हो, आइदर 6 मंथ्स प्लान और 12 मंथ्स प्लान और 18 मंथ्स प्लान। But abhi, there is a very big good news for all the students who are preparing or who want to prepare for CLAT PG 2024. अभी अनअकैडमी पे एक ऑफर चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है इस पर, जिसमें आप अप्रोक्सीमेटली अगर आप 6 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 5625 की सेविंग हो जाती है और 22,000 का कोर्स आपको अवेलेबल हो जाता है एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 16,875। नेक्स्ट अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेना चाहते हो तो इसमें भी आपकी सेविंग्स हो जाती है 7,000 की, मोर देन 7,000, और 12 मंथ्स का प्लान आपको अवेलेबल होता है एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 22,000। और अगर आप 18 मंथ्स का प्लान लेना चाहते हो तो इसमें आपको 8,750 की बचत होती है और आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा ओनली एट द प्राइस ऑफ 26,250। तो ये ऑफर जो है इट इज अवेलेबल वैलिड टिल 17 जून ओनली, यानी कि सिर्फ 3 to 4 डेज बचे हैं। आप इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हो और 25% ऑफ जो बेनिफिट है उसे अवेल कर सकते हो। 17 जून के बाद ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल नहीं होगा, आपको ये कोर्स फिर 22,000 का ही परचेज करना पड़ेगा। So it is better to grab the course at within the limited time frame. 17 जून का टाइम फ्रेम है। 17 जून के पहले अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको ये कोर्स इन डिस्काउंटेड प्राइस पर 25% के डिस्काउंट पर अवेलेबल हो जाएगा। जो कोर्स है वो 15 जून से स्टार्ट हो रही है। आप क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल क्लैट पीजी से जुड़ सकते हो, जहां पर आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट्स जो है वो मिलती रहेगी। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये टिप्स और ट्रिक्स आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।